हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। क्लास 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के बच्चों के लिए उनके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू की है, उसमें आज अपने 5th चैप्टर प्लांट पैथोलॉजी डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी, इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे। ये बड़ा चैप्टर है तो इसके जो क्वेश्चन है वो अपने 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, 2 सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे, जिसमें से आधे क्वेश्चन जो है वो आज के सेशन में आपको मिलेंगे और आधे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहला क्वेश्चन। आयरिस दुर्भिक्ष का संबंध किस फसल रोग से है? आयरिस फेमिन इज रिलेटेड टू विच क्रॉप डिजीज? देखो, इसको समझने से पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि आयरिस फेमिन है क्या। 1845 के अंदर यूरोप की एक कंट्री है जिसका नाम है आयरलैंड। वहां पर जो पोटैटो है, आलू है, उसमें एक रोग पैदा हुआ जिसका नाम था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसको आलू की पछेती अंगमारी कहा जाता है। और इसके कारण आयरलैंड में बहुत ही ज्यादा अकाल पड़ा, वहां के लोगों को दूसरी जगह पर जाना पड़ा अपना देश छोड़कर, काफी लोग मर भी गए भूखमरी के कारण। तो उसी को कहा जाता है आयरिस दुर्भिक्ष या आयरिस फेमिन। और ये किस में हुआ था, कौन सी फसल में हुआ? पोटैटो में। और रोग का नाम क्या है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। आयरिस फेमिन का संबंध जो है वो किससे है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से है। और ये कब हुआ? 1845 के अंदर। और कहां हुआ? आयरलैंड, जो यूरोप का एक देश है। ठीक है, अच्छा, यहां एक भी ध्यान रखना है अपने को कि जो प्लांट पैथोलॉजी एक अलग ब्रांच के रूप में डेवलप हुई, वो उसका जो स्टार्टिंग है वो यहीं से मानी जाती है ना। 19वीं शताब्दी जो है, 19th सेंचुरी जो है, वहीं से उनका जो 1845 में जब ये रोग उत्पन्न हुआ था वहां पर, तो यहीं पर प्लांट पैथोलॉजी को एक अलग ब्रांच के रूप में जाना जाने लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्डो मिश्रण का उपयोग सबसे पहले किस रोग के नियंत्रण में किया गया? द बोर्डेक्स मिक्सचर वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ। अपने से पूछा गया है कि बोर्डो मिश्रण का यूज जो है सबसे पहले किस फसल रोग के नियंत्रण में किया गया था? तो सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि बोर्डेक्स मिक्सचर होता क्या है। बोर्डेक्स मिक्सचर जो है ये कॉपर सल्फेट, जिसको अपने नीला थोथा कहते हैं, साथ में कैल्शियम ऑक्साइड जिसको चूना कहते हैं, और वाटर, पानी का एक मिश्रण होता है जो फंगस जो होते हैं, कवक जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, उनको खत्म करने का काम करता है प्लांट्स के अंदर। और इसका सबसे पहला जब यूज किया गया था वो किया गया था 1885 के अंदर, 1885 के अंदर इसका यूज किया गया था। और इसका यूज किया था फ्रांस के अंदर। कौन सी कंट्री के अंदर इसका यूज किया गया? फ्रांस में इसका यूज किया गया था। और किस फसल पर किया गया था? तो ये जो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स होता है, अंगूर का मृदु रोमिल आसिता रोग होता है, इसकी रोकथाम हेतु, इसके नियंत्रण हेतु बोर्डेक्स मिक्सचर का सबसे पहले यूज किया गया था। तो यहां से काफी सारे क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। बोर्डेक्स मिक्सचर होता किस किस का है? कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, और पानी का मिक्सचर होता है। इसका सबसे पहले यूज जो किया गया वो 1885 के अंदर किया गया, फ्रांस में किया गया। किस फसल के लिए किया गया? ग्रेप्स। और अंगूर में एक रोग होता था डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, जिसको अंगूर का मृदु रोमिल आसिता रोग कहते हैं, उसके लिए इसका यूज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड बोर्डेक्स मिक्सचर? देखो, अभी जो अपने बात किया कि कॉपर सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का जो है ये मिक्सचर होता है, तो इसको सबसे पहले निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण 1885 के अंदर प्रोफेसर मिलाडे ने किया था, है ना। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बोर्डेक्स मिक्सचर को लेकर 4-5 जो क्वेश्चन बनाए हैं, पीछे अपने एक क्वेश्चन किया जिसमें 2-3 क्वेश्चन कर लिए और एक क्वेश्चन ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है ना। ये फंगीसाइड और बैक्टीरिया वगैरह को खत्म करने का काम करता है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट, बंगाल दुर्भिक्ष का संबंध किस फसल रोग से है? बंगाल फेमिन इज रिलेटेड टू विच क्रॉप डिजीज? अभी अभी अपने बात की थी आयरिस फेमिन की, है ना। तो ये बंगाल फेमिन मतलब बंगाल में कोई ना कोई किसी तरह का अकाल पड़ा होगा। तो बंगाल के अंदर क्या हुआ? 1943 के अंदर, 1943 के अंदर बंगाल के अंदर राइस की खेती ज्यादा होती है, चावल की खेती ज्यादा होती है। वहां के लोग जो हैं वो चावल पर काफी डिपेंडेंट हैं। तो चावल के अंदर एक रोग उत्पन्न हुआ जिसे चावल का भूरा परंचिति रोग कहा जाता है। ठीक है, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, चावल का
भूरा पर्णचित्ती रोग। और इसके कारण, इस रोग के कारण वहां की जो चावल की फसल थी वो पूरी की पूरी नष्ट हो गई, जिससे भारत के अंदर या बंगाल के अंदर एक भयंकर अकाल पड़ा, जिसको बंगाल फेमिन के नाम से जाना जाता है। कब पड़ा ये? 1943 के अंदर। इसका संबंध कौन सी क्रॉप से है? राइस से। कौन सा रोग है? ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पादप जीवाणु रोगों के नियंत्रण हेतु लाभप्रद स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक है, इसकी खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन बेनिफिशियल फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट बैक्टीरियल डिजीज। यानी पादपों में जो बैक्टीरिया से डिजीज होती है उसके लिए बहुत ही लाभदायक या यूजफुल जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, इसकी खोज किसने की थी? तो ये की गई थी वेक्समैन के द्वारा। और कब की गई थी? 1944 के अंदर की गई थी। ठीक है, और ये जीवाणु से होने वाले जो रोग हैं उनके प्रति पादपों की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम खोजा गया सर्वांगी कवकनाशी है। फर्स्ट डिस्कवर्ड सिस्टेमिक फंगीसाइड इज। देखो वैसे तो ये सारे के सारे जो हैं ये सिस्टेमिक फंगीसाइड्स हैं, लेकिन सबसे पहला जो खोजा गया था वो कार्बोक्सिन खोजा गया था। ठीक है, तो सी हो जाएगा। और कब खोजा था इसको? 1966 के अंदर। अब अपने को ये भी पता होना चाहिए कि सिस्टेमिक फंगीसाइड क्या होते हैं। देखिए, मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है, और इस पर जैसे ये लीव्स लगी हुई है ना, पत्तियां लगी हुई हैं, और इसको कोई इंसेक्ट या फंगस जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है अपर सरफेस से, इसकी ऊपरी सतह से। हमने क्या किया? हमने इस पर कोई भी एक फंगीसाइड छिड़क दिया, कौन सा? सिस्टेमिक, मान लो जैसे कार्बोक्सिन छिड़क दिया। तो जैसे ही इस पर छिड़केंगे अपने, तो ये फंगस या जो इंसेक्ट है ये ऊपरी सतह पर भी है और निचली सतह पर भी है। अपने तो जो छिड़काव किया है वो ज्यादातर पत्तियों की ऊपरी सतह पर जाएगा, लेकिन ये क्या होता है कि ये जो फंगीसाइड होते हैं सिस्टेमिक, ये उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, पादप के इंटरनल पार्ट में चले जाते हैं, और जाकर जो सेल सैप होता है, कोशिका रस होता है, जिसको ये इंसेक्ट वगैरह चूसने का काम करते हैं, उसके अंदर मिल जाता है। तो इस पत्ती को कोई भी कीट, चाहे वो इस फंगीसाइड या इंसेक्टसाइड के संपर्क में आया है, चाहे वो नहीं आया, अगर वो इस पत्ती को खाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब जो पादप के आंतरिक भागों में फैल जाते हैं, ऐसे फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड जो होते हैं उनको सिस्टेमिक फंगीसाइड या सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड कहा जाता है। ठीक है, यहां पर अपने से ये पूछा गया कि सबसे पहले कौन सा खोजा गया, तो ये कार्बोक्सिन खोजा गया था 1966 के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सर्वांगी कवकनाशी कार्बोक्सिन के खोजकर्ता, यानी अभी अपने देखा कि सबसे पहला जो डिस्कवर किया गया सिस्टेमिक फंगीसाइड वो कार्बोक्सिन था। किसने डिस्कवर किया था? तो ये किया था स्मेलिंग एंड कुल्का ने। ठीक है, तो स्मेलिंग एंड कुल्का इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। और कब किया था? ये 1966 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक माना जाता है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया इज। इंडिया के अंदर पादप रोग विज्ञान का जो जनक है वो E.J. बटलर को माना जाता है, क्योंकि इसने डिटेल के अंदर स्टडी की थी प्लांट में जो रोग होते हैं फंगस के द्वारा, इसीलिए इनको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच फंजाई आर स्टडीड इज कॉल्ड। तो जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है उसको हिंदी में तो कवक विज्ञान ही कहते हैं, लेकिन अपने को ऑप्शन में कवक विज्ञान नहीं मिलेगा, अपने को इंग्लिश वाले नाम मिलेंगे, चाहे वो उसको हिंदी में लिख के दे देगा, जैसे फाइकोलॉजी है तो उसको ऐसे लिख देगा वो फाइकोलॉजी, क्योंकि हिंदी में तो कवक विज्ञान आ गया तो पता ही लग जाएगा अपने को ना सीधा। तो अपने को ये पूछा है कि कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें स्टडी की जाती है फंजाई की, तो ये की जाती है माइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कवक विज्ञान कहते हैं। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है, और कवकों का अध्ययन जो है वो किस में किया जाता है? माइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक विज्ञान का जनक है ना, फादर ऑफ माइकोलॉजी। अभी अपने देखा कि माइकोलॉजी इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, तो कवक विज्ञान का जो जनक माना जाता है वो P.A. माइकेली को माना जाता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा P.A. माइकेली। हालांकि डी बेरी वगैरह भी किसी बुक में हो सकता है, मिल जाए आपको लिखा हुआ, लेकिन अपनी जो बुक है राजस्थान बोर्ड की उसके अंदर P.A. माइकेली लिखा हुआ है, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है वो P.A. माइकेली को माना जाता है। नेक्स्ट, कवकों की कोशिका भित्ति सामान्यतः बनी होती है। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज यूजुअली मेड अप ऑफ, यानी कि सामान्यतः किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति जो है वो सामान्यतः काइटिन की बनी होती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि
कुछ कवकों का कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जिनमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है उनकी सेल वॉल के अंदर, लेकिन सामान्यतः पूछे तो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। ओके नेक्स्ट, माइकोराइजा की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड माइकोराइजा। माइकोराइजा सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि माइकोराइजा होता क्या है। ये कवकों यानी जो फंजाई होते हैं और हायर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं ना, उच्च पादप जैसे पाइनस वगैरह हैं, उनकी जो जड़ें वगैरह होती हैं, उनके बीच का एक रिलेशन होता है, उनके बीच का एक सिम्बायोटिक संबंध होता है, सहजीवी संबंध होता है। और इसकी खोज जो है माइकोराइजा की वो फ्रैंक नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। फ्रैंक ने माइकोराइजा को खोजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊमाइकोटा संघ के कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। जैसे कि पीछे एक क्वेश्चन देखा था, मैंने आपको बताया कि सामान्यतः जो कवकों की कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है, लेकिन जो इसका ऊमाइकोटा फाइला है कवकों का, उसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज उसमें पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है ऊमाइकोटा के बारे में कि इसकी सेल वॉल में क्या पाया जाता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों के किस वर्ग के सदस्यों में सह-कोशिकी अवस्था पाई जाती है। दी सिनोसाइटिक स्टेज इज फाउंड इन दी मेंबर्स ऑफ विच क्लास ऑफ फंजाई। देखो अपने जो क्लासेज पढ़नी है फंजाई में वो 4 क्लासेज पढ़नी है, और अपने ये जानते हैं कि कवकों का जो शरीर है वो तंतु में होता है। इस प्रकार तंतु होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जिनको अपने हाइफी बोलते हैं। और जब बहुत सारे हाइफी आपस में मिलते हैं तो इनको माइसीलियम कहा जाता है। और ये माइसीलियम 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो इनके बीच में ऐसे सेप्टा प्रेजेंट हो, सेप्टेट, और दूसरे हो सकते हैं जिनमें ये सेप्टा प्रेजेंट ना हो, यानी है ना जैसे सीधे हो इस प्रकार से, तो उसको ए सेप्टेट बोलते हैं। और इस कवक जाल को माइसीलियम कहा जाता है। दोनों ही जो आपको दिख रहे हैं सामने, अगर तो ये सेप्टेट बनेंगे, है ना, सेप्टा बनेंगे, सेप्टेट होगा ये कवक जाल माइसीलियम, तो इनमें न्यूक्लियस प्रत्येक इस एक चैम्बर के अंदर, इनकी एक सेल के अंदर जो है वो सिंगल सिंगल होते हैं। ठीक है, तो जबकि अगर मान लो ये ए सेप्टेट हैं, इनमें सेप्टा नहीं बने हुए, तो ये न्यूक्लियस जो हैं, जो केंद्रक जो हैं वो एक से ज्यादा होंगे। पूरी की पूरी इनकी मतलब जो बॉडी है उसके अंदर एक से ज्यादा केंद्रक अपने को दिखाई देंगे। इसी कंडीशन को कहा जाता है सह-कोशिकी अवस्था, या इसको कहा जाता है सिनोसाइटिक स्टेज। तो जब ए सेप्टेट होगा, है ना, पट नहीं बनेंगे, यानी पटहीन जो कवकों का कवक जाल होगा उनमें ये सिनोसाइटिक स्टेज पाई जाएगी। ठीक है, और ये पाई जाती है किस मेंबर के अंदर, ऊमाइसिटीज के अंदर। ठीक है, ऊमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं उनमें ये सिनोसाइटिक स्टेज जो है वो पाई जाती है, क्योंकि इनके जो माइसीलियम है, कवक जाल जो है वो पटहीन होते हैं, ए सेप्टेट होते हैं। ठीक है, इसको फाइकोमाइसिटीज भी कहते हैं। तो ऊमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज अगर ऑप्शन में आए तो आपको उसको टिक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अविकल्पी परजीवी कवक है, ओब्लिगेट पैरासाइट फंजाई इज। देखो अविकल्पी परजीवी का मतलब क्या है, ऐसा कवक जो अपना संपूर्ण जो जीवन काल है, अपना कंप्लीट जो लाइफ टाइम है वो दूसरे जीवों पर ही रहता है। ठीक है, यानी मतलब उसको पैरासाइट होने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यानी या तो वो सेप्रोफाइट हो सकता है ना, और ना ही किसी और प्रकार का उसके अंदर सिस्टम हो सकता है। वो हमेशा अपना जो न्यूट्रिशन है वो दूसरे जीवों पर ही डिपेंड होकर वहां से ही प्राप्त करेगा। उसको आप लैब के अंदर या आर्टिफिशियल जो मीडियम है उस पर नहीं उगा सकते। जो हमेशा पैरासाइट ही होगा, यानी उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है किसके अलावा, पैरासाइट होने के अलावा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कवक है जो अविकल्पी परजीवी है या ऑब्लिगेट पैरासाइट है, तो ये होता है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो ऑब्लिगेट पैरासाइट का एग्जाम्पल है। कुछ और भी है आप याद कर सकते हो, जैसे इरिसाइफी है। इरिसाइफी जो होता है ये भी किसका एग्जाम्पल है, ऑब्लिगेट पैरासाइट का है। और भी कर सकते हो, जैसे स्क्लेरोस्पोरा है, स्क्लेरोस्पोरा ये भी ऑब्लिगेट पैरासाइट है ना। तो पक्सीनिया जो होता है ये भी ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। तो ये 2-3 नाम जो है आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, मृतजीवी कवक है, सेप्रोफाइट फंजाई इज। अब मृतजीवी का मतलब है जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं ना, उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको बोला जाता है सेप्रोफाइट या मृतजीवी। तो इनमें से अपने से पूछा गया है कि कौन सा है, तो 4 ऑप्शन है, म्यूकर है, अगेरेकिस है, अस्टिलिगो है, और ए और बी दोनों है। तो म्यूकर भी जो है ये मृतजीवी कवक है, और अगेरेकिस भी जो है ये भी मृतजीवी कवक होता है। सेप्रोफाइट फंजाई का डी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट, विकल्पी मृतजीवी कवक है, फैकुल्टेटिव सेप्रोफाइट फंजाई इज। तो विकल्पी मृतजीवी, अब विकल्पी मृतजीवी क्या होते हैं, देखो ये जो कवक होते हैं होते तो सामान्यतः पैरासाइट हैं।
ठीक है, परजीवी होते हैं। लेकिन अगर ये इनको कोई होस्ट ना मिले जिससे ये अपना न्यूट्रिशन ले सके, तो ये सड़े गले पदार्थों से भी अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। यानी इनके पास एक ऑप्शन है किसका, मृतजीवी होने का। सामान्यतः ये कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं। लेकिन अगर इनको कोई होस्ट नहीं मिलता तो ये सड़े गले पदार्थों से भी अपना पोषण जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो म्यूकर और एगेरिकिस्टो ये तो होते ही सेप्रोफाइट्स हैं, अभी अपने देखा था ना, मृतजीवी होते हैं। लेकिन यहां पर विकल्प वाला जो है वो कौन सा हो जाएगा, अस्टिलिगो हो जाएगा। तो अस्टिलिगो जो है ये विकल्पी मृतजीवी होता है, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स होता है। और भी याद रख सकते हो एक एग्जांपल इसके अंदर, टेफ्रीना जो है, टेफ्रीना ये भी कैसा होता है, ये भी फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट फंजाई होता है। तो दो ऑप्शन हो जाएंगे, अस्टिलिगो और टेफ्रीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की पंच जगत प्रणाली किसने दी थी? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाई। 5 जगत प्रणाली जो है वो R.H. व्हीटेकर के द्वारा दी गई थी, जिसमें उसने 5 जगत जो बताए थे वो एक तो बताया था मोनेरा, है ना, दूसरा बताया था प्रोटिस्टा, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, प्रोटिस्टा। तीसरा बताया था फंजाई, चौथा बताया था प्लांटी यानी जिसमें प्लांट्स आते हैं, और पांचवा बताया था एनिमेलिया जिसके अंदर एनिमल्स वगैरह आते हैं, जंतु आते हैं। ठीक है, तो पंच जगत प्रणाली जो है वो R.H. व्हीटेकर द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कवक में लैंगिक बीजाणुओं द्वारा जनन नहीं पाया जाता? विच ऑफ दी फॉलोइंग फंजाई डज नॉट रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअल स्पोर्स, यानी लैंगिक बीजाणु नहीं बनते जिसके अंदर, वो कौन सा है? तो जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं, जो क्लास है फंजाई की ड्यूटेरोमाइसिटीज, उसके मेंबर्स के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं, लैंगिक बीजाणु हैं, उनका निर्माण नहीं होता। और इनमें से ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास का जो मेंबर दिया हुआ आपके सामने वो दिया हुआ है सार्कोस्पोरा। तो सार्कोस्पोरा के अंदर लैंगिक बीजाणुओं द्वारा जनन नहीं पाया जाता। आपको कमेंट करके बताना है कि सार्कोस्पोरा के अलावा ऐसे कौन से मेंबर हैं जिनमें सेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन नहीं होती, उनके द्वारा रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र कवक है यूजफुल फंगस इज, यानी इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा कवक जो है वो यूजफुल होता है ना, हार्मफुल नहीं होता प्लांट्स वगैरह के लिए। तो ये पूछा है अपने से, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अपने पास, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक ऐसा फंजाई है जिसको कुछ रोगों के नियंत्रण हेतु, प्लांट डिजीज के नियंत्रण हेतु जो है वो बायोलॉजिकल जो कंट्रोल पढ़ते हैं, अपने जैविक जो प्रबंधन पढ़ते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप, अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक हमारा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।